बताना मुझे। तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज 2-3 अहम मामलात हैं जिनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे, सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, क्या इमरान खान ने एबटाबाद में जो तकरीर की और हुकूमत जाने के बाद से अक्सर जो इमरान खान की तकरीरें हैं, क्या वो इदारों के मुखालिफ है? क्या इमरान खान ने खास तौर पर एबटाबाद में जो तकरीर की मीर जाफर का जो जिक्र किया, सिराजुद्दौला का, सिपा सालार का, क्या वो पाकिस्तान में इदारों के खिलाफ था, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ वो कोई बयान था? इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल इसी तकरीर के फौरन बाद हुकूमत ने कह दिया कि जी ये इमरान खान की जो तकरीर है इदारों के खिलाफ है, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ है, पाक फौज के खिलाफ है, आर्मी चीफ के खिलाफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज कौमी असम्बली में इसकी सारी तशरीह भी कर दी हुकूमत के इस नैरेटिव की, और कल हुकूमत ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होगी, और आज कौमी असम्बली में इमरान खान के खिलाफ ये एक मजम्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर हो गई, जिसमें इमरान खान के अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयानात की भरपूर मजम्मत की गई है। तो बुनियादी सवाल तो यही है कि क्या इमरान खान के जो बयानात हैं, जो उनकी तकारीर है, जो एबटाबाद की उनकी तकरीर है, क्या ये अफवाज पाकिस्तान के मुखालिफ है, और क्या इन बयानात के मुताबिक या इन बयानात के बाद इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ अगर हुकूमत शहबाज शरीफ की हुकूमत, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की हुकूमत इमरान खान के बयानात को मुद्दा बनाती है, तो फिर अभी हालिया माजी में ही नवाज शरीफ के और मरियम नवाज के जो इदारों के सरबराहान के बारे में बयानात थे, फिर उनके बारे में क्या कहा जाएगा? उस वक्त तो इमरान खान की हुकूमत ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई का ना तो इंदिया दिया था, ना ऐलान किया था। तो क्या इस हवाले से कम इमरान खान की हुकूमत को या इमरान खान की बर्दाश्त को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने नवाज शरीफ की तकारीर, मरियम नवाज की तकारीर, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी? और फिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है अब नून लीग हुकूमत में आई है तो अपने ही माजी के बयानात? अभी कल ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो सहाफ़ियों से मुलाकात की, उसमें भी यही सवाल उठाया गया, और शहबाज शरीफ ने उसके बारे में जवाब दिया कि जी मरियम नवाज के इस बयान को संजीदा न लिया जाए, वो शोला बयानी में इस किस्म की बातें कर जाती हैं। लेकिन फिर ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं नून लीग के अपने बारे में और इमरान खान के बारे में? ये सवाल रेज करेंगे। दूसरा, इमरान खान का लॉन्ग मार्च दिन उसके करीब आते चले जा रहे हैं, चंद ही हफ्ते बाकी रह गए हैं, और हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है इमरान खान का मुकाबला करने के लिए, लॉन्ग मार्च रोकने के लिए? ये सिर्फ हुकूमत को ही पता है। लेकिन हुकूमत कहती है, वज़ीर आज़म कहते हैं कि लॉन्ग मार्च को हैंडल करने का टास्क राना सनाउल्लाह का दिया गया है। तो लॉन्ग मार्च किस तरह से हैंडल करेगी मखलूत हुकूमत नून लीग पीपल्स पार्टी? इनका प्लान क्या है? प्लस आज दिन का जब आगाज हुआ, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, डॉलर 188 पे जा रहा है, महंगाई का जिन किसी तौर नई हुकूमत के काबू में नहीं आ रहा। ठीक है, अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ हुकूमत को, लेकिन इमरान खान की हुकूमत मईशत की बुरी कारकर्दगी की चार्जशीट पर ही निकाली गई थी। तो फिर अभी तक मईशत को संभाला क्यों नहीं दिया जा सका, और ये गैर यकीनी की फिजा क्यों है? ये वो सारे इश्यूज हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में सवालात करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से, हुकूमत से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं तारिक फजल चौधरी साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मखलूत हुकूमत का दूसरा हिस्सा, वहां से भी मरकजी सरकर्दा सीनियर रहनुमा MNA हैं जनाब कादिर खान मंदोखिल साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं सलीम बुखारी साहब, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे खुर्रम हुसैन, मईशत के हवाले से सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार भी हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे आप लोग? ये जो आज मजम्मती करारदाद तो एक मंजूर करवा लें जहाँ पे आप लोग थे और पीपल्स पार्टी थी कौमी असम्बली में, इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? क्या उनके बयानात अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हैं? वो कहते हैं कि हमने मीर जाफर और मीर सादिक कहा है नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आज आपने प्रोग्राम में दावत दी गरीदा। देखिए, अगर आपको ये फैसला करना है कि आपने पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान के इदारों को बचाना है, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ जो तूफ़ान बदतमीज़ी इमरान खान ने बर्पा किया हुआ है उसको आपने रोकना है, मैं तो इसे रियासत पे हमला कहूँगा जो इमरान खान साहब इस वक्त अपने जलसों में अपनी तकारीर के ज़रिए कर रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा
کہ عمران خان صاحب نے انفارچونیٹلی جیسے ایک سیاسی خودکش بمبار ہوتا ہے ریاست کے خلاف وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر یہ حالات برقرار رہیں گے تو یقیناً نقصان ہوگا. اس کا ایک اور بھی ریپرکشن آگے بھی چل کے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ باتیں میں نے اس لیے کی کہ کارروائی ضروری ہے. کارروائی ضروری ہے. یہ باتیں میں نے اس لیے کی کہ اس سارے سینیریو میں اگر آپ ریاست کے خلاف، اس کے اداروں کے خلاف اس طرح آپ جو ہے وہ ایک آپ یہ کہیں کہ غیر شائستہ تو بہت چھوٹا لفظ ہے نا، زہر اگل رہے ہیں آپ، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ صرف ادارے جو ریاستی ادارے یا ریاست کے خلاف نہیں ہیں، اس سے جو تفریق معاشرے کے اندر پیدا ہو رہی ہے. حکومت نے کل صرف اعلان ہی نہیں کیا، آپ لوگوں کا حتمی فیصلہ ہے کہ عمران خان کے خلاف کارروائی ہوگی، گرفتار کریں گے عمران خان؟ کرنی پڑے گی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کریں گے، مقدمہ ڈال کے گرفتار کریں گے؟ یہ تو ٹیکنیکل بات ہے نا، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں. آپ کے نزدیک آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، مجھے ذرا مکمل کرنے دیں نا. اس کے آپ ذرا اثرات دیکھیں کہ جو یہ بتانا ضروری ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کا، یہ بڑا ایک پرامن معاشرہ ہے، یہ بڑی پرامن قوم ہے، یہ بڑی خوددار قوم ہے. اگر آپ اس میں اس طرح کی ڈیوائڈ پیدا کر رہیں گے، نوجوانوں کے اندر آپ اس طرح کی نفرت کے بیج بونے کی کوشش کریں گے، آپ یہ بتائیں گے کہ ووٹ انہیں کتنے پڑے ہیں، کوئی 1.5 کروڑ پڑا ہوگا، 2 کروڑ پڑا ہوگا. میں اندازے سے بتا رہا ہوں وہ جو آپ کو ووٹ دینے والے ہیں وہ آپ کے جو ساتھ ہیں وہ سارے نیکی ہیں، اور باقی جو 20 کروڑ عوام رہ گئے ہیں وہ سارے بدی ہیں. یہ عمران خان صاحب اس وقت جلسوں میں کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہے، ہمارا سپورٹر ہے، ہمارا ووٹر ہے، وہ نیکی ہے، باقی سارے جو ہیں وہ بدی ہیں. فوج کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. آج بھی میرا خیال ہے کہا ہے جو نیوٹرل ہے وہ جانور ہے، میرا خیال ہے کہا ہے اپنے بات کے جلسے میں کہا ہے آج بھی. اور آپ کو نیکی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، یعنی میرے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اور باقی سارے جو آپ نے بدی ڈکلیئر کر دی ہے. جب بھی کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس نوبت تک جانا پڑے کہ وہ سیاسی مخالفین کو یا تو مذہب کارڈ استعمال کرے یا انہیں غدار کہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فارغ ہے، اس کے پاس کوئی پولیٹیکل آرگومنٹ نہیں ہے، وہ سیاسی طور پہ ذہنی طور پہ دیوالیہ ہو چکا ہے، اور اس کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے کوئی مٹیریل نہیں ہے کہ 3.5 سال ہماری حکومت رہی ہے، ہم نے کیا کیا عوام کے لیے. ہونا یہ چاہیے، بڑی سمپل سی بات ہے. عمران خان صاحب جائیں لسٹ دیں جلسوں میں کہ بھائی 3.5 سال میں نے یہ کیا ہے، جب دوبارہ اگر ہماری حکومت آئے گی تو میں یہ کروں گا، فلاں اپنے پروگراموں کو جاری و ساری رکھوں گا. ایک جملہ اس حوالے سے نہیں ہوتا سوائے گالیوں کے، سوائے جناب ریاستی اداروں کو لتاڑنے کے، بات پھر لمبی سوائے ریاست کو لتاڑنے کے. ہو رہی ہے. مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو انٹرپٹ کر سکوں ایک نیکسٹ کوسچن کے لیے. دین آئی ہیو ٹو گو ٹو خرم حسین صاحب، کیونکہ انہیں کہیں جانا ہے اچانک، شاید ان کی طرف سے مجھے میسج بھی مل رہا ہے. لیکن طارق صاحب یہ مجھے بتائیے کہ اگر آپ لوگوں نے عمران خان کو کارکردگی کے بیانیے پر ہی نکالا تھا یا بری کارکردگی کے بیانیے پر نکالا تھا، تو آپ لوگوں کی کارکردگی کہاں ہے؟ اسٹاک مارکیٹ آپ کے سامنے کریش کی ہوئی، آج ڈالر کا ریٹ آپ دیکھ لیں، مہنگائی آپ لوگ کم از کم فوڈ انفلیشن ٹھیک کر لیتے ہیں. ہماری جماعت ایسی نہیں ہے کہ وہ ساری ذمہ داری دوسروں کے اوپر ڈالے اور خود ذمہ داریوں سے بھاگے، جو پاکستان تحریک انصاف کا شعار رہا ہے کہ 3.5 سال پچھلی حکومت. لیکن ہمیں ابھی کتنے دن ہوئے ہیں؟ 15 دن تو ابھی ہوئے نہیں ہیں، ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا. آپ کو ہو گیا؟ نہیں، ابھی نہیں ہوا ایک مہینہ. 11 اپریل کو وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے الیکٹ ہوئے تھے. بیچ میں میرا مطلب ہے آپ کا رمضان شریف بھی رہا، بیچ میں چھٹیاں بھی رہیں. میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ورکنگ ڈیز آپ کے 30 دن ابھی مکمل نہیں ہوئے. وہ تمام عمران خان کی حکومت کی بھی چھٹیاں نکال کے پھر کارکردگی گنواتے نا، وہاں پر تو آپ لوگوں نے چھٹیاں نہیں نکالتے. یہ بات ہمیں لمبی ہو جائے گی، لیکن میں نے آپ کو صرف یہ کہا تھا کہ 30 دن آپ یہ کہہ لیں کہ ہمیں بھی پورے نہیں ہوئے حکومت کے. اور اس میں جو پچھلے آپ کو ماہر معاشیات جو ہیں وہ بیٹھے ہیں پروگراموں میں، جو 3.5 سال میں 4 سال میں جو جنازہ نکالا معیشت کا، اسے درست کرنے میں تھوڑا سا ٹائم تو دیں، فوڈ انفلیشن پر تو کم از کم اور دیں گے انشاءاللہ، آپ کو رزلٹ دیں گے سر. یہی تو سن رہے ہیں ہم 11 اپریل سے، یہی سن رہے کہ دیں گے. خرم حسین صاحب، کیونکہ آپ نے کہیں جانا ہے، ادروائز میں چاہ رہی تھی کہ آپ ڈسکشن میں شامل رہتے، کیونکہ معیشت ایسا ٹاپک ہے کہیں نہ کہیں یہ پاپ اپ کر جاتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اسٹاک مارکیٹ کی جو آج کی صورتحال ہے $188، اس کو پاکستان تحریک انصاف جو کہ اب بظاہر اپوزیشن میں ہے، وہ لنک کر رہی ہے کہ IMF کے ساتھ پلان کی جو ہے ایک غیر یقینی کی فضا ہے، اس کی وجہ سے سب چیزیں جنریٹ ہو رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اکانومی اس وقت سفر کر رہی ہے، یا مسلم لیگ نون کے پاس کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف کا الزام ہے؟ اکانومی سفر تو کر رہی ہے فریدہ، لازم. اور یہ 6 مہینے بھی پہلے بتایا جا سکتا تھا کہ اس سٹیج پہ آ کے یہ صورتحال پیدا ہوئے گی، ریگارڈلیس کوئی سی بھی گورنمنٹ ہو. اور اکنامک پالیسی جہاں تک ہے PMLN کی، وہ تو وہی ہے جہاں پہ PTI چھوڑ کے گئی تھی کہ IMF پروگرام کی بحالی جو ہے دیٹ از پرائیورٹی نمبر 1. یہ انہوں نے خود بھی کہا ہے، اور یہ ان کے آنے سے پہلے بھی
जितने माहिरीन स्टडी कर रहे थे इकोनॉमी को, उनका भी यही कहना था कि ये प्रायोरिटी नंबर 1 होएगी। अब उस बहाली को हासिल करने के लिए इनको एक कदम लेना है जो इनसे नहीं लिया जा रहा, और वो ये है कि जो प्राइस कैप्स पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगा दी थी खान साहब ने, उनको रिमूव करना है। IMF जो है वो इनको बता रहा है कि वो रिमूव किए बगैर आपसे मुलाकात करने का भी फायदा नहीं है हमारा। तो मुलाकात की भी उन्होंने ये शर्त लगा दी है कि टेक्निकल टीम्स जब मिलेंगी उससे पहले आपने ये वाला स्टेप लेना है, और वो स्टेप अगर ले लिया इस गवर्नमेंट ने तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो अंदाजे के मुताबिक 200 रुपए फी लीटर से ऊपर जा सकती है पोटेंशियली। तो आप खुद अब अंदाजा लगा दें कि पेट्रोल और डीजल 200 रुपए फी लीटर जो है उसका इम्पैक्ट बाकी इकोनॉमी के ऊपर क्या आएगा। इसलिए उनको थोड़ी नहीं काफी ज्यादा झिझक हो रही है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी और बैरूनी ताकत के सहारे से इस एडजस्टमेंट में थोड़ी सी कोई नरमी ले आए। इसीलिए वो सऊदी अरब गए थे, और अब चाइना को मैसेजेस भेजे जा रहे हैं कि आपसे भी हम मुलाकात करना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों साइड से मेरी मालूमात के मुताबिक उनको एक ही जवाब मिल रहा है कि पहले आप IMF का प्रोग्राम बहाल करवा दो। तो सवाल अब यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो बाजी की हुकूमत थी, PTI की जो गवर्नमेंट थी, उसमें मार्च 2021 से लेके मार्च 2022 तक लड़ते ही रहे और कोशिश करते रहे इस प्रोग्राम की बहाली की, और फरवरी में आके फाइनली एक स्टाफ रिपोर्ट निकली थी जहां लग रहा था बहाल हो गया प्रोग्राम। उसके फौरन बाद ये प्राइस कैप्स लगा दी। जो 7th रिव्यू था वो मार्च में शुरू हुआ, वो मार्च में ही उनकी गवर्नमेंट खत्म हो गई, वो रिव्यू नहीं खत्म हुआ, और उसी रिव्यू को ये गवर्नमेंट जो है वो कंप्लीट करने में मजबूर है। और ये निहायत ही मुश्किल सियासी स्टेप है, ये इनको लेना पड़ेगा। कब तक लेते हैं, कितना इसको पोस्टपोन करते हैं, वो हम बैठ के देखें। ठीक है। सो कमिंग टू यू कादिर खान मंदोखिल साहब, ये मईशत के हवाले से डिस्कस हम करेंगे। सलीम बुखारी साहब भी इंतजार कर रहे हैं। बुखारी साहब आपके पास आ रही हूँ, माजरत आपको इंतजार करवाने के लिए, लेकिन कादिर खान मंदोखिल साहब वही पॉइंट जो कि पहले हम जरा डिस्कस करते, इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों की तो एक हिस्ट्री रही है एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने की, आपकी तो हिस्ट्री रही है कि आप जमहूरियत के लड़ते हैं, आप लोग सिर्फ बयान नहीं देते, आप तो अमली जिद्दोजहद करते हैं। तो इमरान खान अगर वो जिद्दोजहद कर रहे हैं तो आप लोग क्यों कार्रवाइयां करवाएं उनके खिलाफ, आपकी हुकूमत? आप दिल पे यात्रा के बता दी जदोजहद है या ये बेशर्मी है? देखिए ये डिबेटेबल है, बट द पॉइंट इज कि ये होनी चाहिए कार्रवाई इस तरह। नहीं मैं एक चीज बताऊं, आप पहले इस मुद्दे पे आ जाए कि जदोजहद है आपने किससे मिला दी? आपने इन लोफरों को पीपल्स पार्टी से मिला दिए। पीपल्स पार्टी की एक तारीख है शहादतों का, कोड़ों का, जेलों का, इस कठपुतली के साथ जो कल तक वो कह रहे तक अदालत क्यों खुली 12 बजे, अगले दिन के चीफ जस्टिस बहुत अच्छा आदमी है, कमीशन बना ले। कभी आर्मी चीफ के खिलाफ, कभी गेट नंबर 4 की बातें, ये इनका क्या दीन ईमान है? दूसरी बात, एक चीज ज़हन में रख ले, इमरान खान उनकी हवाई, और मेरे तो ये है, डॉक्टर साहब मुझसे एग्री करेंगे या इनकी पार्टी, मुझे नहीं पता, एक शरीफ आदमी के साथ बदमाशी में बात करना गलत बात है। एक शरीफ आदमी और आप बदमाशी में बात कर, गलत बात है ना। ऐसे एक बदमाश के साथ शराफत में बात करना भी गलत बात है। वो नहीं समझता है शराफत की जमात। ये जिस तरह रवैया रख रहे हैं, उनको ऐसी जूते पड़े तब जाके इंसान के बच्चे बनेंगे। जिनके साथ आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, नून लीग वाले, तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयान भी तो सबके सामने है। अभी बहुत ऐसा तो नहीं गुजरा ना। मैं एक चीज बताऊं आपको, अब अगर इन चीजों पे आप जाएंगे तो फिर इससे पहले हुकूमत ये हुआ, इससे पहले हुकूमत, भाई जो आज बात हो उस पर बात कर रहे। अगर आप इस तरह डबल स्टैंडर्ड क्यों है? चले अभी 2 दिन पहले ही मरियम नवाज साहिबा ने जो अभी 2 दिन पहले मरियम नवाज साहिबा ने जो कुछ कहा, मैं इसको भी अच्छा नहीं समझता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि अभी जो मरियम नवाज साहिबा ने कहा आप उसको कंडेम करते हैं। मैं एक चीज बताऊं, नहीं होना चाहिए, कंडेम करते हैं ना। देखिए उसने इस तरह को नहीं कहा है कि आपको बेफेस को किसी और से मिला रहे हो, अलग बात है। यहाँ तो डायरेक्ट उन्होंने सिपा सालार की और उसकी सबकी बात कर ली। नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कहा है, मीर जाफर और मुझे बात बताया, मुझे बात है, अगर आप यही डबल स्टैंडर्ड को मेंटेन रखेंगे तब तो हर आदमी बोलता रहेगा, फिर आप किसी को भी नहीं बोलेंगे। फिर तो डबल स्टैंडर्ड कमिश्नर करप्शन में क्यों? अब ये करप्शन करे, गुगी करे या पीरनी करे, अगले भी करे, फिर तो आप लेकिन अभी तक आप लोगों के पास करप्शन के सबूत भी तो नहीं आए ना। तो सबूत हैं तो केसेस बनवाते हैं ना। एक महीना तो हो गया गवर्नमेंट के आप लोगों। मेरी बात सुनो, मैं नहीं समझता हूँ हमारे किसी मिनिस्टर के पास वो इख्तियार थी जो नून लीग के पास है। आप मुझे बताओ, मैंने 1.5 महीने पहले कहा कि गोगी ने गाड़ी बेचा था 3.5 करोड़ का, और वो गाड़ी जाके आखिर में इमरान नियाजी ने अपनी एसेट्स में डिक्लेयर की है। और मैंने उस वक्त भी बोला था, मैंने कहा था कि वो गाड़ी बाद में इन्हें कहा कि मैंने बड़े फख्र से जलसे में, मैं तो हैरान हूं पब्लिक जो सुनने वाले वो क्या दिमाग रखते हैं, कि मैंने वो गाड़ी बेची है, अपने रोड बने, मैंने गवर्नमेंट का पैसा नहीं लिया।
और बाद में जाके सीडीए का जवाब आ गया, तो उमैर इस्लामाबाद को कह रहे वो 30 लाख रुपए, तो वो तो सीडीए ने बनाया रोड। यानी अगर आपने उन पैसों से बनाया, क्या आपको घड़ी बेच के, आप मुझे बताओ ये आपके स्टूडियो का पेन है, ये आप मुझे तोहफे में देंगे अगर, तो मैं इतना बेशर्म हो सकता हूँ मैं बाजार में बेचूंगा? फिर मैं बोलूंगा दरअसल आपके स्टूडियो तो कहना तो मुझे रिक्शा के पैसे नहीं थे, तो मैंने तो ये मैं कहूंगा। तो रोड बनाने के लिए आपको ये घड़ी रह गई है, जरदारी और साहब एक घड़ी नहीं है। तोशा खाना का केस जरदारी साहब पर भी है और क्या नवाज था? शरीफ साहब उसने पर भी। बेचा घड़ी, उसने क्या बना, उसने बेचे गाड़ी, बताया ना। तो अब आप देखो, फिर वो आप पुरानी लिंक मिला रहे हो। हमने इनकार नहीं किया है, लेकिन हमने कोई चीज बेचे तो नहीं, हमने तोहफे तो नहीं यार। फिर कहते हैं कानून में, तोशा खाना का पूरा कानून पड़ा है, उसमें एंटीक जो है ना, वो आप उसको खरीद भी नहीं सकते हो। ये घड़ी एंटीक में आता है, वो जो क्लासिको गोल्ड प्लेटेड है वो एंटीक में आता है। एक गाड़ी तो मुझे पता चला कि वो मिडिल ईस्ट को, वही नहीं पाकिस्तान, वहीं से बेच दिया। अच्छा, 58 आइटम गायब है। अच्छा, फिर ये कहते नहीं है, अच्छा, तो आओ सामने आप। और फिर फॉरेन फंडिंग किस, जहां यहूदियों के, जहां इसराइलियों के पैसे उसमें है, उसको क्यों नहीं चला रहे? आज 8 साल हो गए, जिस दिन इलेक्शन कमीशन में फैसल वाड़ा केस का अनाउंसमेंट हो रहा था, उस दिन भी उन्होंने दरखास्त दी एडजमेंट की। आप क्यों करें? फिर कहते हैं, देखिए कानून क्या कहता है, मैं कानून का तालिब इल्म हूं। अब आपकी स्टूडियो में बार बार मिसाल देता हूं, आपकी स्टूडियो में कोई टीवी उठा के ले जाए, कोई ले जाए, मैं ये पन खुदा ना खास्ता चोरी करके ले जाऊं और गेट पे मैं पकड़ा जाऊं, आप वो डॉक्टर साहब ना पकड़ा जाए, खुदा में एक मिसाल के तौर पर दे रहा हूं, तो मुझे ये नहीं बोलना है कि मैंने कहा गरीदा फारूकी ने तो टीवी ले गया, डॉक्टर राजफजल चौधरी ने तो वो ले लिया, सोफा ले लिया, आपने पेन चोरी की, आप पेन के जवाब दे। ये तो बात नहीं कि आपके हिसाब अगर पकड़े गए तो पीपल्स पार्टी का भी होना चाहिए, नू लीग का होना चाहिए। भाई आपकी चोरी पकड़ी गई, पहले अपना हिसाब दो, उसके बाद फिर अदालतें बार बार, आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 63A का केस चल रहा है, अदालतें 24 घंटे खुली होती है। और फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट तो 2:30 बजे भी खुली रात को। आपको किसने बोला कि अदालतें 24 घंटे नहीं होती है? और फिर जब अदालत ने सो मोटो आइन को बचाने के लिए आपकी डिप्टी स्पीकर ने जो गैर आईनी रूलिंग दी है, मैं तो कहता हूँ डॉक्टर साहब बैठे हुए, राना सल्लल्लाह साहब माशाल्लाह वजीर दाखिला है, उनको सबसे पहले वो आइन की गद्दारी का केस दाखिल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टैम्प लगा दिया है, सुप्रीम कोर्ट के लार्जर में कहा कि गैर आईनी है वो रूलिंग, जिसने उसको अभी तफसीली फैसला आना है, अभी तफसीली फैसला आना है, अभी सिर्फ शॉर्ट ऑर्डर है, तो उसमें बदल जाएगा। अभी तफसीली फैसले में वाज़े होगा कि किसने आइन शिकनी की या नहीं की। अभी इस बात का तायुन होना है कि आइन शिकनी हुई कि नहीं। अच्छा गरीदा मेरी बता रहा हूँ, क्या वो जो अभी शॉर्ट ऑर्डर में आ गया कि आइन शिकनी हुई है, आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, तफसीली फैसले में ये का निजी फरिश्ता है, नहीं बिल्कुल ठीक है, ऐसे है। जिम्मेदार कौन है अभी उसका तायुन होना बाकी है। एक ही आदमी डिप्टी स्पीकर, उसके बाद इमरान नियाज़ी, उसके बाद आरिफ अलवी, जो पूरे एक चेयर। चलिए, तो आपने सियासी अदालत का फैसला सुना दिया ना। मैं बुखारी साहब की तरफ मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, कोर्ट में हम केसेस चलाते हैं, सबसे पहले मुलजिम का मोटिव देखा जाता है कि मोटिव क्या, मोटिव तो उनके असम्बली तोड़ना, मोटिव तो अदम करने का, फिर आप अमेरिका का खत, फलां का खत, ये सारी चीज तो उसी को लिंक करती है ना सारी चीजें। लेकिन ये आपकी और तारिक फजा आपकी बातों से वही लग रहा है जो इमरान खान कह रहे हैं कि आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ मकसद मुझे निशाना बनाना है और मेरी गिरफ्तारी करनी है। सलीम बुखारी साहब, एक तो बहुत माजरत और थैंक यू वेरी मच, बड़े तहम्मुल से आप सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। अब आपके पास फ्लोर है, आपके पास टाइम है। एक तो ये बताएं कि आपको लगता है कि इमरान खान के जो बयानात हैं हालिया, खासतौर पर एबटाबाद की तकरीर, ये इदारों के मुखालिफ है, पाक फौज के मुखालिफ है, कार्रवाई होनी चाहिए इमरान खान के खिलाफ? पहली बात तो यह है कि ये इसका आगाज जो है ये एबटाबाद से नहीं हुआ है, बल्कि 27 मार्च के जलसे में मैं ले जाता हूं आपको, वहां से इसका आगाज हुआ जब ये कहा गया कि अमेरिका का एक एहलकार हमारे सफीर से कहता है कि इसको निकालो, तो वजीर आजम तो मैं था, तो फिर वो किससे कह रहे थे कि इसको निकालो? याद है वो तकरीर आपको? वो इशारा किसकी तरफ था वो भी आपको पता है। फिर उसके बाद से जब से ये मीर जाफर और मीर सादिक की इस्तिलाहात इस्तेमाल हो रही हैं, आप प्राइमरी जमात के बच्चे को इनकी 2 तकरीरें सुना के पूछे, वो आपको बता देगा ये इशारा किसकी तरफ है। तो इसके लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, उनका टारगेट वही है जो हम समझ रहे हैं। उनका टारगेट ये होना चाहिए या नहीं, ये एक बहस है। मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए था। ये जिसने भी किया, चाहे वो मरियम नवाज पेशावर के कोर कमांडर की तरफ इशारा करे, वो भी गलत है, और इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे हैं वो तो खैर बहुत ही गलत है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इसकी कीमत तो चुकाना पड़ेगी, चाहे पार्टी को चुकानी पड़े, चाहे इमरान खान साहब को। ये हो नहीं सकता कि इसकी कीमत ना चुकानी पड़ेगी, मैं आपको बाकायदा वसूख के साथ कह रहा हूं। लेकिन बुखारी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवाल करती है ना कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो कुछ कहते रहे इदारों के सरबराहान, हाजिर सर्विस ऑफिसर्स के बारे में, उन्होंने तो कीमत ये चुकाई कि वो आज हुकूमत में आ गए, तो इमरान खान फिर क्या कीमत चुकाएंगे?
देखिए गरीदा, आपने बहुत बात खोल दी है, इसलिए खुल के इसके ऊपर बात करनी चाहिए। जो दो हवाले दिए जाते हैं, खासतौर से गुजरांवाला और कोयटे के पीडीएम के जलसों के, जहां नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की थी और नाम लेके जनरल साहब से पूछा था कि आपने ये किया, आपने ये क्यों किया, आपने ये क्यों किया, लेकिन उसके अंदर ये एलिमेंट नहीं है कि बाजवा साहब आप किसी गैर मुल्की साजिश का हिस्सा बने हैं। खुदा के लिए मत जोड़िए इन दोनों बातों को, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैं इसमें इससे आगे जाना नहीं चाहता हूं, इसलिए कि बहस बहुत तवील हो जाएगी। ठीक है, लेकिन बहुत क्वालिटेटिव फर्क है। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात यह है जी, कि इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किस किस का टारगेट है। आप जरा गौर तो कीजिए कि किसकी मदद कर रहे हैं आप अपनी फौज के ऊपर इतना शदीद क्रिटिसिज्म करके। कहीं आप उसको मीर जाफर से मिला रहे हैं, कहीं आप मीर सादिक से। आप मुझे बताइए तो सही कि ये दो इश्तारे काहे के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अब तो उन्होंने आज साफ कह दिया एबटाबाद की तकरीर में कि वो मुसलमानों का सिपा सालार भी था। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि ये क्या हवाले हैं। खुदा के लिए रहम कीजिए इस मुल्क की सियासत के ऊपर भी, इस मुल्क के उन अदारों के ऊपर भी। आप सिर्फ एक अदारे पर नहीं है। आपको चीफ इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा चाहिए, इसलिए कि फॉरेन फंडिंग केस वहां पड़ा है। अदालत रात को क्यों खुली, आप अदलिया के साथ भी रियायत नहीं बरत रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में हर अदारा आपका सबसर्विएंट हो या जो आपकी मर्जी के बंदे वहां लगे हुए हों। ये होता नहीं है कहीं। ये तो रियासत दुजाना में नहीं होता, ये बनाना रिपब्लिक में नहीं होता। ठीक 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 है। बहुत एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है, शॉर्ट क्विक ब्रेक। वापस जब आएंगे तो मईशत के हवाले से खुर्रम हुसैन साहब ने जो सवालात उठाए हैं उन पर मजीद भी सवाल जनरेट करेंगे और तारिक फजल साहब से खासतौर पे क्वेश्चन करेंगे। जो खुर्रम हुसैन ने कहा कि अगर ये करना पड़ेगा, जो कि लगता है कि लाजमन है करना पड़ेगा हुकूमत के लिए, तो उसके बाद पेट्रोल की प्राइस 200 से भी क्रॉस कर सकती है। क्या वाकई ऐसे हो सकता है? और पीपल्स पार्टी क्या इसका बर्डन उठाएगी? तारिक फजल चौधरी साहब, कादिर खान मंदोखिल साहब, सलीम बुखारी साहब और खुर्रम हुसैन साहब मौजूद हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब, कादिर खान मंदोखिल साहब और तारिक फजल चौधरी साहब। दरअसल कुछ मईशत की बात पहले हल्की सी जरा सी बात हुई थी, मैं चाहती हूँ उस पर आप डिटेल से बात करें। जो खुर्रम हुसैन कह रहे थे कि IMF के प्लान में आपने जाना है लास्ट मंथ, उसके बगैर आपको दोस्त ममालिक की मदद नहीं मिल रही, लेकिन IMF के प्लान में जाने के लिए आपको पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर आपके सामने ये होगा स्टॉक मार्केट क्रैश और इकोनॉमी की सूरत हाल आपके सामने। जी बिल्कुल, मैं उस पर आपका जवाब देता हूँ जी। लेकिन 2 दफ़ा आपके प्रोग्राम में 2 दफ़ा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का नाम लिया गया, तो मेरा ये हक है कि मैं उस सिलसिले में वजाहत करूं। जरूर कीजिए। और दोनों दफ़ा ये बात कही गई जी उन्होंने नाम लिया, पेशावर कोर कमांडर का नाम लिया और फलां फलां। देखिए बात ये है कि जो इमरान खान साहब साजिश का मंत्रा पढ़ रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं कि जनाब अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है तहरीक अदम एतमाद में, इसका भांडा तो उन्होंने खुद फोड़ दिया। जब उन्होंने अभी अपने ये 2 दिन पहले के इंटरव्यू में ये बात कही कि मुझे तो जुलाई से पता था, पिछली जुलाई से, जुलाई 2021 से पता था कि अपोजिशन जो है मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की साजिश कर रही है, उस वक्त का पता था इन्हें। और उसके बाद उन्होंने लिंक ये किया कि मैं नहीं चाह रहा था कि DGISI को मैं चेंज करूं। ठीक है, मकसद ये है कि क्या आप समझ रहे हैं, क्या आप तवक्को कर रहे हैं, ये मरियम बीबी के जवाब के लिए ये थोड़ी बैकग्राउंड देना जरूरी है, क्या आप इमरान खान साहब ये तवक्को कर रहे हैं कि अपोजिशन की जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये एक पोलिटिकल मूव है, उस पोलिटिकल मूव को पॉलिटिकल तरीके से आप हैंडल करें? आप DGISI से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको ये काम करके दें, ना उन्होंने करके देना है और आपकी तवक्कुआत भी गलत है जिसके लिए आप उन्हें रिटेन करना चाह रहे थे। उस बात का हवाला मरियम बीबी ने दिया जो। उस बात का हवाला दे के उन्होंने ये बात की, बड़ी तफसील से उन्होंने वो बात की जलसे में, और यही कोर्ट इमरान खान साहब की बात को उन्होंने किया। आप स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन आपके वज़ीर आज़म ने स्टैंड नहीं किया मरियम नवाज साहिबा के बयान के साथ। उन्होंने कहा कि इस बात को गैर संजीदा तौर पे लें, और मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड बता दिया है, तफसील से बता दिया है कि इमरान खान साहब की इस बात को, उनके इस बात से 2 बातें क्लियर हो जाती हैं कि साजिश वाला एलिमेंट भी क्लियर हो जाता है कि ये अमेरिका और जो 7 मार्च को आया था मरासला और फलां आया था। आप तो कह रहे हैं मुझे तो पिछली जुलाई से पता था कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो पोजीशन लेके आ रही है। वज़ीर आज़म ने कौमी असेंबली में खड़े होकर तस्लीम कर लिया कि धमकी आमेज चीज थी उस वक्त। वो देखिए उसको भी गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। कोई गलत इंटरप्रेट आपके बिल्कुल मैं बताता हूँ, मैंने सुना है, मैंने 3 दफा सुना है, अभी प्रोग्राम करके आए उसमें भी चलाया गया है। लेकिन बात ये है कि अमेरिका सुन ले जरा ताकि आपको समझ आ जाएगी। चौथी बार आपका इसरार है तो सुना दे जरा वज़ीर आज़म शहबाज साहब का आज का बयान जी।
नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की, जो सफीर थे पाकिस्तान के अमेरिका में उस वक्त, और मैं ये बात ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे कर रहा हूं, विद फुलेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एट माई कमांड, ऑनरेबल स्पीकर, सफीर साहब ने कहा कि मैंने जो खत लिखा था, खत में मैंने ये लिखा था कि हमें वो धमकी आमेज गुफ्तगू थी वो, लेकिन ये गद्दारी या साजिश का अंतर कहां से निकल आया? ये अल्फाज उस सफीर के हैं जो उस वक्त अमेरिका में मौजूद थे पाकिस्तान के, और जिन्होंने ये हुकूमत पाकिस्तान को खत लिखा था। तारिक साहब, अच्छा, मैं ये बताता हूँ कि कोई अगर मिसाल के तौर पे धमकी अमेज गुफ्तगू का भी मैं आपको मान गए एक्सप्लेन ना कर देता हूँ बहुत शॉर्टली कि धमकी थी, लेकिन मिसाल के सुने तौर सुने पे ना, खुदा न खास्ता कोई आपको कत्ल की धमकी दे दे, आप कहेंगे कि ये कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है? देखें, धमकी अमेज गुफ्तगू मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है, लेकिन उसकी जो इंटरप्रिटेशन इमरान खान साहब फरमा रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, जो तूफान बदतमीजी मुब्तला किया हुआ कि साजिश हो गई, अमेरिका इन्वॉल्व हो गया, मेरी हुकूमत उसके नतीजे में तब्दील हो गई, अमेरिका उसमें इन्वॉल्व है, यानी अपनी सियासी नायली को वो अमरीकी साजिश के पीछे छुपा रहे हैं, उसका तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक बात, धमकी जो होती है मैं आपको बताता हूँ जी, पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में धकेला गया, मजबूरी से गए ना। आपको कितनी दफ़ा अमेरिका ने ये बात की है कि जो इक़दाम पाकिस्तान उठा रहा है दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, मैं उससे मुतमिन नहीं हूँ। एक मिनट, आपकी वो कौन सी चीजें हैं कि आज आप फैटफ में आप ग्रे लिस्ट में हैं? ये धमकी नहीं है। सुन ले एक मिनट, भुट्टो को दी गई थी वो धमकी थी, सुने ना, जो सुल्फ़िकार भुट्टो को दी गई थी वो धमकी थी, क्यों ग्रे लिस्ट में आप? और आपको ये कहा जा रहा है कि आप ब्लैक लिस्ट में जाएंगे। तीसरी बात पे आ रहा हूँ, क्या आप उन लोगों को ये बात कह रहे हैं कि जिन्हें खुला अमेरिका ने कहा था कि आप एटमी धमाके मत करें? एक थ्रेट थी, धमकी थी, लेकिन हमने मुकाबला नहीं किया। तो आज भी आप लोग मान रहे हैं हमने मुकाबला नहीं किया, नहीं मुकाबला किया, धमाके नहीं किए, सैंक्शंस लगाने की धमकी थी, लगाई सैंक्शंस, लेकिन हमने मुकाबला किया। हम वही लोग हैं, नवाज शरीफ अल्लाह के फजल से आज भी मौजूद है, जमात के कायद वही हैं, इस गवर्नमेंट के कायद वही हैं जिसने अमेरिकन धमकी का मुकाबला किया था, सैंक्शंस का मुकाबला किया था। इमरान खान के साथ भी उनकी सारी पार्टी खड़ी हुई है, इमरान खान के साथ भी उनकी सारी पार्टी खड़ी। मैं तो आपको बताया है ना कि पार्टी उनके साथ जो खड़ी है, इमरान खान साहब तो यही कह रहे हैं ना, वो फिर उसका जो नैरेटिव पेश कर रहे हैं। आज हुकूमत मान गई है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, कि धमकी दी गई थी, उस मरासले में धमकी थी, धमकी आमेज गुफ्तगू का इस्तेमाल किसको थी? अभी जो बुखारी साहब ने बात की है, बड़ी जबरदस्त बात की है, धमकी किसको थी धमकी? किसको ये कहा इमरान खान की गवर्नमेंट चेंज करो? ये कहा गया? नहीं कहा गया। डॉक्टर साहब, बड़ी सिंपल सी बात है, क्या दो मुल्कों के बीच में बार्गेनिंग नहीं होती? क्या इंडिया के 500 मरतबा हमने इसके हाई कमिश्नर को बुला के नहीं कहा कि अपने मुल्क को समझाओ? क्या हमारे वाले को 500 मरतबा? आप लोग तो कह रहे थे कि धमकी है ही नहीं ना, धमकी से ही तो साजिश और मुदाखलत का आगाज होता है। सबसे पहले जो उसने कहा कि मेरे पास सबूत है, खत तो झूठ निकला, खत तो नहीं था, मरासला था। अब मरासला क्या है? वो उसको आप खत कहें, मरासला कहें, जो मर्जी कहें, फर्क है। एक मरासला ये है कि मैं आपको डायरेक्ट लिख के धमकी दूं, एक वो है आपका प्रोड्यूसर क्या है, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और कादर मंदोखिया लाए थे, उन्होंने हमें धमकी दी। और ये भी याद रखना कि ये जो ये भुट्टो को लिख के धमकी दी गई। अच्छा सुन लो, अच्छा भुट्टो को लिख के धमकी दी गई, सुन लो ना पूरा। अब एक ट्रक की पति के पीछे आप लोग भी लग गए। आप मुझे एक बात बताओ, एक तो जैसे डॉक्टर साहब ने बात की हो तो जुलाई की बात कर रहे हैं, इनके टोटल पीटीआई के मेंबरान कितने? 155, रिक्वायर्ड कितने? 172। 17 मेंबरान कहां से आ गए? दूसरी पार्टी आ गए। अब उन पार्टी ने उनको साथ छोड़ दिया, हमारा साथ दे दिया, तो उसमें साजिश धमकी कहां से आ गई? 4 साल का हिसाब दे दो जो आपने इस मुल्क में लाकानूनियत की है। आपने ओवरसीज पाकिस्तानी को अभी आप उकसा रहे हो उनको अपने मुल्कों से निकलवाने के लिए कि अपने उम्मीदवारों को बोलो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश क्यों? आप चाह रहे हो कि जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने 20 लाख लोगों को भेजा था ओवरसीज पे, जो आज 9 लाख हो गए, आप चाह रहे हो कि भुट्टो ने जो पासपोर्ट और शनाख्त कार्ड दिए थे, आप लोगों को वहां बेरोजगार करना चाह रहे हो? अपने तो बेरोजगार होंगे। सिंपल सवाल है, 155 आपके एमएनए थे और आपको 17 इत्यादि आ गए, काफ लीग, मुस्लिम क्यों बाप पार्टी और आजाद, वो लोग आज हमारे साथ है। शहबाज शरीफ साहब को जो वोट मिले 174, उसमें तो एक भी इनका बागी नहीं था। तो कहां से बगावत हो गई, कहां से धमकी आ गई, कहां से साजिश हो गई? सिंपल सी बात, आप 4 साल के हिसाब से ये सिर्फ 4 ये सारी ड्रामा कर रहे हैं उन 4 साल की नाइली का, जिसने कहा कि 3 महीने में नया पाकिस्तान बना हुआ। नया तो छोड़ो, पुराने को भी बेड़ा कर करके। तो आप बताइए ना कि मईशत की आज क्या हालत है?
पेट्रोल, अभी आपने खुर्रम हुसैन साहब की बात सुन ली, आपको सारे मुआशी माहिरीन चुटकी यही, बचाते हुए आपको मैशत ठीक करने का आपको वो है प्लान। तो फिर आप लोगों ने इमरान खान को क्यों हटाया? हमने इमरान खान को बिल्कुल इसी बात पे उठाया। वो भी तो ये कहते कि चुटकी बजाते मैशत ठीक नहीं हो सकती, वक्त लगेगा। देखो उन्होंने 3 महीने बोला था, 4 साल गुजर गए। हमें तो अभी महीना भी हुआ है, या महीना हुआ है, 100 महीना हो गया, आप जो मर्जी लगा लो। आप मुझे बताओ थोड़ा सा, लेकिन आप ये सुनो, आलमी मंडी में जहां पेट्रोल महंगा हो गया, जहां होगरा ने भेजा समरी भेजी 8 रुपए बढ़ने की, जब बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में रैली शुरू हो गई कराची से, 2 दिन बाद उसने वो 8 रुपए पे काट दिए, 10 रुपए मजीद कम किए। आपको पता है 105 अरब रुपए इस वक्त हम जो है वो पेट्रोल की मद में हम सब्सिडी दे रहे हैं, जबकि आपको पूरा मुल्क चाहिए, आपको पूरे मुल्क को 45 अरब रुपए चला रहे हैं, और जबकि 105 अरब सिर्फ पेट्रोल की मद में दे रहे। हम बर्दाश्त करें, हम आवाम के ऊपर नहीं ला रहे, लेकिन करेंगे बर्दाश्त, या फिर आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा, तो फिर पेट्रोल की प्राइस आपको बढ़ानी पड़ेगी। आईएमएफ से तो कभी नून लीग या पीपल्स पार्टी इनकार नहीं किया, ये कहता था ये नहीं, आप खुद पीटीआई को आईएमएफ की हुकूमत कहा करते थे। मेरी बात सुनो, ये इमरान नियाजी ने कहा कि मैं अगर आईएमएफ के पास जाऊं तो मैं खुदकुशी करूंगा, हमने तो कभी नहीं कहा। आप लोग खुद आईएमएफ की जाने पर हुकूमत को कितने लानतान करते थे। आप लोग पाकिस्तान वो लानतान इस बात पे कर दे, थोड़ा सा मिक्सअप ना करे, लानतान इस बात पे कि उन्होंने कहा कि मैं अगर आईएमएफ के पास जाऊं तो मैं खुदकुशी करूंगा। हमने कहा नहीं, खुदकुशी नहीं करो, ऐसे झूठ मूठ के जो है ना वो अपने नाड़े से अपने आप को लटकाओ तो बीच में कोई नौकर आपका नाड़ा काट देगा और गिर जाएंगे। हम निकाल लेंगे बिलावल भुट्टो साहब के तमाम बयानात, आसिफ जरदारी साहब के, जहां पे आप लोग आईएमएफ के पास जाने पे हुकूमत का कितना रगड़ा लगाते थे। हमने इस वजह से गए क्यों ये आईएमएफ के पास? इस वजह से रगड़ा लिया, एक तो शख्स ने कहा मैं खुदकुशी करूंगा, दूसरा उसने पूरे पाकिस्तान गिरवी रख दिया। यानी कि आईएमएफ के पास जाना बुरा नहीं है? कोई बुरा नहीं है, आपको आईएमएफ के पास जाना कोई बुराई नहीं है। मैं नहीं है बुरा, हमने कभी भी नहीं कहा बुरा है। हमने कब कहा, मुझे एक बात तो बताओ ना, हमने ये कहा इस शख्स अगले प्रोग्राम में आपको दावत देंगे, बिल्कुल दावत देंगे, और तमाम वो बयानात निकालेंगे पीपल्स पार्टी के। इस शख्स ने कहा था, देखो हमने कहा, मगर मिस रखा है, देखो मिक्सअप ना करे, मेहरबानी करें। हमने ये कहा कि शख्स ने कहा कि मैं आईएमएफ के पास जाऊं तो मैं खुदकुशी करूंगा, ये क्यों गए? हमने तो ये नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा, नून लीग ने कभी कहा कि हम नहीं जाएंगे, हमने उस बात पे कहा। दूसरी बात ये, इसे तो पूरे पाकिस्तान को गिरवी रख दिए। मैं नहीं कह रहा हूं, इनका गवर्नर पंजाब ने लंदन में कहा, चौधरी सरवर ने, कि उसने तो पूरा पाकिस्तान गिरवी रख दिया। सवाल ये, हमने ये कहा कि अभी भी अगर आईएमएफ से जिस हम बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान गिरवी नहीं किया, हम उसको पूरा अपोजिशन है इस वक्त, अब पूरे 70% पाकिस्तानी अवाम इस वक्त हुकूमत कर रही है, ठीक है, ये 30% है, तो 70% जो करेंगे आईएमएफ को बताएंगे कि जनाब ऐसा नहीं होगा कि ये भी बेच दो, ये बेच दो, ऐसा नहीं होगा। आप देंगे, आप में कोई वो करे जरूर, आप आपसे कर लेंगे, मगर आप पूरी दुनिया को दे रहे, हम आपको साथ उस शराइत पे नहीं करेंगे कि अपना पूरा खानदान आपके पास गिरवी रख दे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये लिख ले मेरी बात। ठीक है, पेट्रोल की प्राइसेस पर दोबारा मुझे आपके पास भी आना, तारिक साहब आपसे भी जवाब लेना है, बट सलीम बुखारी साहब, सर आप समझते हैं कि हुकूमत को वक्त देना चाहिए? अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है, लेकिन जो मईशत की हालत इस वक्त नजर आ रही है, फूड इन्फ्लेशन खास तौर पे बिल्कुल भी कम नहीं हुई, बल्कि मजीद 2% मजीद बढ़ गई है इस 1 महीने के दौरान। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर हुकूमत को मजीद वक्त देना चाहिए, यहाँ पर चीजें ठीक हो सकती थी इसी हुकूमत से? देखिए, पहली बात तो यह है कि किसी भी हुकूमत के जिसने इनहेरिट की हो इतनी बुरी हालत मईशत की, वो 15 से 30 दिन में आपको रिजल्ट नहीं दे सकती, क्योंकि वो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट से ही नहीं निकल सकती, तो आपको रिजल्ट कहां से देगी? पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि जो कुछ भी मुल्क के अंदर हो रहा है गरीदा, इसने पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। ये जो पाकिस्तानी किसी शख्स की हमदर्दी में पाकिस्तानी पासपोर्ट जला रहे हैं, ये बेगैरती है, ये गद्दारी है, ये नमक हरामी है। उन्हें चाहिए वो अपने फौरन पासपोर्ट जलाएं और वहां से फौरन वापस आ जाएं, तब मैं समझूंगा कि ये वतन दोस्ती है, ये वतन से मोहब्बत है। ये जिस किस्म की रविशें और जिस किस्म के नए अंदाज अपनाए जा रहे हैं, इकॉनमी तो क्रैश करेगी। इसलिए कि जब आप चोर 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 के तराने सारी दुनिया में गाएंगे, हर प्लेटफॉर्म पर जाके कहेंगे मेरा मुल्क चोर है, मेरे मुल्क के अदारे चोर हैं, तो फिर यही होगा इकॉनमी का हाल जो इस वक्त हो रहा है। लोग अपने मुल्क को जाके प्रोजेक्ट करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए एक रोजी पिक्चर पेश की जाती है, और यहां हम जाके खुद पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हम तो चोर हैं। यहाँ पर तो हर हुक्मरान चोर है, हर अदारा चोर है। एनीवे, ये एक तवील बहस है, किसी और तरफ चली जाएगी। बुखारी साहब, आटे की कीमत का तो ओवरसीज पाकिस्तानीज के पासपोर्ट जलाने से या उनके एहतजाज से कोई ताल्लुक नहीं है ना? इस तरह चीनी का, दालों का, चावल का, घी का, ऑयल का, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है ना ओवरसीज पाकिस्तानीज के एहतजाज से। तो हुकूमत यहाँ पर कामयाब क्यों नहीं हो रही? देखिए, हुकूमत को कामयाबी के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। रमजान में एक छोटा सा रिलीफ का अंदाज अपनाया गया था, विच वर्कड,
اور ابھی تو میرے خیال سے اس کے نیگیٹو امپیکٹ کا وقت ہے. میں بالکل وکالت نہیں کر رہا ہوں اس حکومت کی, لیکن آپ کو اتنا وقت ضرور دینا پڑے گا کہ وہ فارمولیٹ کر سکے پالیسیز. ابھی تو یہ ہر روز کا جو ایک نیا جلسہ اور اس کا جو امپیکٹ آ رہا ہے اسی سے نپٹنے میں لگے ہوئے ہیں. یعنی کہ عمران خان کی پچ پہ کھیل رہی ہے نا حکومت. یہی تو آج پاکستان تحریک انصاف نے الزام لگایا کہ حکومت کی اپنی کوئی معاشی پالیسی نہیں ہے. سلیم بخاری صاحب پھر ٹھیک کہہ رہی ہے نا کہ حکومت اپنی طرف. دیکھیے آئی ٹینڈ ٹو اگری وٹ یو آر سیئنگ. مجھے آپ سے اتفاق کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ 30 دن میں کسی ڈوبی ہوئی اکانومی کے ریزلٹس نہیں نکال سکتے. اچھا ٹھیک ہے, ٹائم دینا چاہیے. چلیں سلیم بخاری صاحب تو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو ٹائم دینا چاہیے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہو گیا, مجھے وقت دے دیجیے. جیسے کہ شارٹ کوئک بریک, واپس آتے ہیں. طارق چودھری صاحب, سلیم بخاری صاحب, قادر خان منظور خیل صاحب موجود ہیں, اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے طارق فضل چودھری صاحب, قادر خان منظور خیل صاحب اور سلیم بخاری صاحب. قادر خان صاحب یہ سوال آپ سے کر لیتی ہوں, گورنمنٹ کا آپ بھی حصہ ہیں. سلیم بخاری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو ٹائم دینا چاہیے, سو ٹائم دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ لوگوں نے سوال وہی بنیادی ہے کہ یہ سب چیزیں کم از کم فوڈ انفلیشن تو آپ لوگ ٹھیک کر سکتے ہیں نا, اس کے لیے کتنے سال آپ کو چاہیے؟ یہ تو غریب کی روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں. دیکھیں آپ پہلی بات یہ سمجھ لیں, میں نے اب تھوڑی دیر پہلے جو عرض کیا کہ پورا ملک چلانے کے لیے 45 ارب چاہیے, اور صرف پیٹرول کی مد میں اب سبسڈی دے رہے 105 ارب, یعنی 2.25 مہینے کا پیسہ ملک کا ہم اس پہ چلا رہے ہیں. اس چیز کو تو آپ مان لے کہ عالمی منڈی میں پیٹرول مہنگا ہو گیا, اس کے باوجود ہم نے اس کو مہنگا نہیں کیا. اس چیز کو تو مان لے. اسی طرح دوسری جو کہ خودکشی کے برابر ہے حکومت کے لیے. یقیناً آپ کہہ سکتے ہو اس وجہ سے کہ حکومت نے سمجھ لو پورا بوجھ جس طرح نمٹنا ہے, جس سے مانگنا ہے. سب معاشی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پیٹرول کی پرائسز بڑھانی چاہیے گورنمنٹ کو, تو پیپلز پارٹی بڑھانے پہ راضی ہوگی. تو کاش میڈیا والے بھی یہ کہے کہ ہمیں بڑھانے چاہیے. سر ہم تو سوال کریں گے آپ سے, کیونکہ عمران خان جب یہی بات کہتا تھا تو آپ لوگ سخت تنقید کرتے تھے ہمارے ہی. نہیں, وہ تو عمران نیازی صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگ مائک لے کے کیوں نہیں جاتے ہو مہنگائی کے لیے. وہ تو کہہ رہے 2 دن سے یہ ہم بھی بات جائیں ہے. گے مائک لے کے, لیکن ابھی مجھے صرف یہ بتائیں کہ پیٹرول کی پرائسز بڑھانی پڑتی ہیں اگر, جیسے کہ معاشی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ 200 سے بھی اوپر جا سکتا ہے اگر آپ لوگوں نے IMF کے پلان میں جانا ہے, تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیے اس کے لیے نہیں, میں تو اس لحاظ سے یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کے لیے تھوڑا سے میری تجویز ہے. باقی وہ وزیر خزانہ صاحب میرے مد مقابل تھے ابھی الیکشن میں, اور شہباز شریف صاحب بھی 2018 میں ہم دونوں اسی حلقے سے الیکشن لڑے ہیں. تو میری تو اس حوالے سے تجویز یہ ہے اگر بالکل مجبوری ہو جائے پیٹرول بڑھانے کی, یقیناً آپ بھی کہہ رہے ہیں, معاشی جو ایکسپرٹ ہے وہ بھی کہتے ہیں, اس کے لیے پھر لینڈ کروزر والا جو 10,000 کا پیٹرول ڈال رہے اور ایک غریب آدمی جو 100 روپے کا ڈال رہا ہے, تو اس کو پھر آپ کو تھوڑا سا الگ کرنا چاہیے کہ جو غریب آدمی موٹر سائیکل والا ہے اس کو آپ کو ریلیف دینا چاہیے, اور لینڈ کروزر والا کو بالکل نہیں دیں گے. ایک آدمی 10,000 کا ڈال رہا ہے تو 12,000 کا بھی ڈال سکتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایک آدمی اگر 100 روپے کا ڈالے تو آپ اس کو 150 کر دیں تو اس کے لیے بڑا بوجھ ہے. تو وہاں تھوڑا سا ان کو کارڈ ہونے چاہیے. اور بلکہ میں یہ تجویز دوں گا بے نظیر انکم سپورٹ کے شازیہ مری صاحبہ جو انچارج منسٹر ہے, کیونکہ اسکول کے بچوں تک بھی لے جا رہے ہیں, اور آج بھی میری اسمبلی میں بات ہوئی ان سے, تو اس حوالے سے بے نظیر انکم سپورٹ اس طرح کو کارڈ لانا چاہیے تاکہ جو غریب لوگ ہیں یا جو مڈل کلاس لوگ ہیں, غریب تو میں نہیں کہوں گا بیچارے کے پاس تو 2 کی روٹی نہیں ہے, جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں جو موٹر سائیکل یا چھوٹی گاڑی میں ہے ان کے پاس ایسا کارڈ ہو جو وہ پیٹرول جو نا سبسڈی ٹائپ اس میں. جو باقی جو لینڈ کروزر ہے وہ ابل 300 روپے کر دو, کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کے اوپر. اچھا ٹھیک ہے, یہ پلان ہے حکومت کا. سلیم بخاری صاحب اگر لانگ مارچ کے حوالے سے کچھ بات کر لی جائے, بالکل آخری چند 1 منٹ ہیں. حکومت اپنا پلان بتا نہیں رہی, صرف وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی رانا ثناء اللہ کے حوالے کر دیا کہ لانگ مارچ کو ہینڈل کریں, اور رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں میں گھروں سے نکلنے نہیں دوں گا اگر بدماشی کی گئی کوئی. جبکہ عمران خان نے آج کہا, پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ جی ہم اسلام آباد سمیت ملک کے بڑے بڑے شہر جیم کر دیں گے. آپ کو ہوتا ہوا نظر کیا آ رہا ہے سلیم بخاری صاحب؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو عمران خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ ان کو 2014 کی طرح سے کھلی چھٹی دی جائے گی کہ آپ جہاں مرضی جا کے بیٹھ جائیں, جو مرضی کریں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہ تو ہونے نہیں جا رہا ہے. یہ میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں. دوسری بات یہ کہ یہ جو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے 20 لاکھ آدمی آ جائیں گے, میرے خیال سے خان صاحب نے یا ان کے دوستوں نے 20 لاکھ آدمی کبھی دیکھے نہیں ہیں کسی جگہ پہ. یہ ہمارے ہاں ایسی خوفناک کوئی روایت نہیں ہے کہ 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد میں چڑھ دوڑیں گے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. اس طرح کی زبان عمران خان صاحب استعمال کر رہے ہیں یا ان کے ساتھی کر رہے ہیں, خاص طور سے شیخ رشید صاحب, گھراؤ جلاؤ, آگ لگا دو, جو راستے میں آئے الٹا دو. یہ نہیں, نہ کسی نے کرنے دینا ہے اور نہ کبھی یہ اس طرح سے ہوا ہے. میرے خیال سے ضرور ان کو جانا چاہیے, لانگ مارچ کرنا ان کا حق ہے, کوئی روک نہیں سکتا ہے ان سے. لیکن جس طرح کی ترغیب دی جا رہی ہے عوام کو
وہ میرا خیال نہیں ہے کہ کسی اچھی طرف اشارے ہیں. یہ بہت خوفناک صورتحال پیدا ہو جائے گی. قادر خان صاحب لاسٹ کوشچن, عمران خان کو گرفتار تو نہیں کرے گی گورنمنٹ کسی بھی معاملے کو بہانہ بنا کے, چاہے وہ افواج پاکستان کے خلاف بیانات ہوں. طارق فضل کہہ رہے تھے کہ جی ہم بالکل کارروائی کریں گے, گرفتاری تو نہیں ہونی چاہیے, یا لانگ مارچ کو روکنے کے لیے تو عمران خان کو گرفتار نہیں کریں گے. دیکھیں جیسا بخاری صاحب نے فرمایا کہ پہلے بھی اس کو جو موقع ملا تھا اور خاص طور چودھری نثار علی خان اس کو دیے اسلام آباد آنے کا, اب ایسا غلطی مسلم لیگ نون کی یا کم سے کم کولیشن گورنمنٹ نہیں کرے گی. ان کو بالکل اسی جگہ پہ روکنا چاہیے جہاں سے بالکل نہیں آنے دینا چاہیے, کیونکہ میرے پاس پورٹ فولیو نہیں ہے, میں بات کر رہا ہوں رانا سلمان صاحب سے کہنا چاہ رہا ہوں بالکل نہیں آنے دینا چاہیے. ان کو اسی جگہ پہ جو بلاک کرنا چاہیے, کیونکہ اسلام آباد شہر جو ہے نا متمل نہیں ہو سکتا ہے, پھر افراتفری ہوگا. جس طرح لوگوں کو اٹھا کے لے آئیں گے یا رساں کریں گے, ان کو اسی جگہ پہ روکنا چاہیے. اور دوسری بات یہ جو احتساب کا عمل ہے, یہ لاقانونیت ہے, یہ آئین شکنی ہے, ان کو صرف قراردادوں تک محدود نہ رکھے. آج قرارداد پاس ہوئی ہے, پہلے تو عمران خان کو گرفتار نہیں کریں. میں تو کہتا ہوں اس کو فوری طور پہ یہ ساری جو چیزیں غیر قانونی ہیں, چاہے گوگی کا کیس ہو, چاہے خاتون صاحب کے, سب کو کیسے ان کو اٹھانا چاہیے اور پورے میڈیا کے سامنے رکھنا چاہیے. جیسے وہ اس نے نہیں, عمران خان کو گرفتار تو نہیں کریں گے لانگ مارچ سے پہلے. دیکھو میں کہتا ہوں گرفتار کرنا چاہیے. وہ فساد اب دیکھو جس طرح وہ عدالتوں پہ اور جس طرح وہ اداروں کے اوپر عمل پیرا ہے, جس طرح اٹیک کر رہا ہے, جس طرح کر رہا ہے, یہ ملک کو کہاں لے جا رہا ہے. میں تو آپ سے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا کہ وہ تو جو اورسیز ہے ان کو کہتا ہے آپ اپنے جو نمائندے امریکہ میں بیٹھے ان کو آپ کہہ دیں کہ بھائی آپ کی ملک کی سازش کیا, نہیں ان غریبوں کو وہاں سے نکلوانا چاہ رہے ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں لوگ نہ سمجھے, ان کو پتا ہے سارے. اور یہ جو کہتا ہے نا بار بار آدھی کابینہ ضمانت پہ, کہ عارف علوی کے خلاف صدر پاکستان اس کے خلاف آج بھی کیس ہے, عمران نیازی کے خلاف جب یہ تھا اشتہاری تھا یہ, تو یہ سارے کیسز کے پاس ہے. ایک کیس داخل کرنا, الزام لگانا اور ایک سزا دینا, دونوں میں فرق ہے. سوال یہ ہے کہ میں کہتا ہوں فساد کی جڑ ان کو نیشنل اسٹیج پہ روکنا چاہیے اور پورے پاکستانی عوام کو ان کا چہرہ دکھانا چاہیے کہ کرپشن کیا رہتا ہے, یہ ان کے کرتوت ہے آپ کے سامنے. بہت بہت شکریہ قادر خان منوخیل صاحب, سلیم بخاری صاحب, طارق فضل چودھری صاحب. یہ تھا آج کا پروگرام. آج سے ٹمارو انشاءاللہ. اللہ حافظ.